इससे पहले हमने बताया था लिक्विड रिसीवर के क्या होता है और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और टाइप्स के बारे में बताए हैं। आप भी फिर बता देते हैं टाइप्स जो है, यानी कि लिक्विड रिसीवर के प्रकार जो है, पहला है वर्टिकल लिक्विड रिसीवर, वर्टिकल लिक्विड रिसीवर, और दूसरा है हॉरिजेंटल लिक्विड रिसीवर। ठीक है, वर्टिकल लिक्विड रिसीवर और हॉरिजॉन्टल लिक्विड रिसीवर, ये दोनों रिसीवर ओपन टाइप के प्लांट में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्टिकल लिक्विड रिसीवर जो खड़ा रहता है, जैसे ये आपको फिगर बनाए हुए हैं, ये वर्टिकल, ये दोनों जो है वर्टिकल लिक्विड रिसीवर है। ठीक है, ये भी वर्टिकल लिक्विड रिसीवर है, ये भी वर्टिकल लिक्विड रिसीवर है, और ये हॉरिजॉन्टल लिक्विड रिसीवर है। ठीक है, तो हम पहले आपको वर्टिकल लिक्विड रिसीवर के बारे में बताते हैं। यह वर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लिक्विड लाइन में वर्टिकली लगाया जाता है। वर्टिकली मैंने खड़ा ही लगाया जाता है। ठीक है, जहाँ भी लगता है खड़ा ही लगाया जाता है, इसलिए इसको वर्टिकल लिक्विड रिसीवर कहते हैं। इस लिक्विड रिसीवर की कैपेसिटी 1/2 टन से लेकर 5 टन के बीच में होता है। ठीक है, टन मैंने वजन मत समझ लीजिए, वजन नहीं होता है। टन का मतलब यहाँ रिमूवल ऑफ हीट, उष्मा स्थानांतरण करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि 1 टन का है तो कितना बीटी उष्मा का स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है, तो 1/2 टन से लेकर 5 टन के बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो कार एसी में। ठीक है, यानी ऑटोमोबाइल एसी जो कार एसी है उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है 1/2 टन का। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इनलेट होता है और यहाँ से आउटलेट होता है। देख रहे हैं ना, ये माइल्ड स्टील का इसमें एनालाइज्ड कॉपर का बना होता है। जो कार एसी में लगाया जाता है वर्टिकल लिक्विड रिसीवर, वो एनालाइज्ड कॉपर का बनाया गया रहता है, और बाकी सब और जगह पर जहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो माइल्ड स्टील का ही होता है। इसमें भी क्या होता है कि फिल्टर यहाँ इसी में लगा दिया जाता है, ड्रायर इसमें लगा दिया जाता है, अंदर ही ड्रायर लगा दिया जाता है। यहाँ पर देखिए थ्रेड बना हुआ है, यहाँ भी थ्रेड बना हुआ है। इनलेट जो है इस पर क्या होता है कि बस नीचे, काफ़ी नीचे नहीं रहता, बस ऊपर ही रहता है। और आउटलेट क्या होता है कि नीचे तक होता है। इसलिए यह जब रेफ्रिजरेंट लिक्विड कंडीशन में आएगा तो इसके अंदर भर जाएगा और यहाँ से लिक्विड ही रेफ्रिजरेंट आउट होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये क्या है, साइड ग्लास है। साइड ग्लास माने दृश्य देखने वाला, यहीं से दिखाई देगा लिक्विड जो फ्लो करेगा तो ये पता चलता रहेगा कि हम लोगों के रेफ्रिजरेंट है कि नहीं है, लिक्विड कंडीशन में है कि नहीं है, यहाँ से पता चलता रहेगा। इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया। आप कहेंगे कि दोनों जो है बराबर ही है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये इनलेट है और ये आउटलेट है, कि ये आउटलेट इनलेट है कि ये आउटलेट है? क्योंकि ये अंदर तो पूरा कवर रहेगा, तो हमको तो अंदर का तो पार्ट्स दिखाई देंगे रही कि कौन नीचे तक है कौन ऊपर तक है। इसलिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर इंडिकेशन के लिए इन लिखा हुआ रहता है, IN। इन एक साइड में लिखा रहेगा तो समझ लीजिए वो कहाँ जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ना है, कंडेंसर के आउटलेट से जोड़ना है। ठीक है, और जो आउटलेट है वो यहाँ पर जोड़ देना रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में। यहाँ फिल्टर लगाया गया, लेकिन इसमें फिल्टर लगा दिया गया है, इसलिए यहाँ फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिल्टर के लिए एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं, लिक्विड फिल्टर के नाम से ही है। और ये भी जो है क्या होता है, वर्टिकल लिक्विड रिसीवर है, यहाँ इन हो रहा है, यहाँ प्रेशर गेज लगा दिया कि कितना PSI प्रेशर है, इसमें प्रेशर भी बताएगा। और यहाँ पर जो है आउटलेट हो जा रहा है, तो जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें आएगा तो इसके अंदर भरा रहेगा और ऊपर साइड में वेपर रहेगा, नीचे लिक्विड रहेगा, तो यहाँ से क्या होगा, लिक्विड ही आउट होगा। और ये साइड ग्लास है। साइड ग्लास माने दृश्य ग्लास, जो हम देखते रहते हैं कि कितना ऑयल है कि कितना रेफ्रिजरेंट है कि नहीं है। ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट का पता हम लगा सकते हैं इसको देखकर। ये तो हो गया वर्टिकल लिक्विड रिसीवर। ये है हॉरिजॉन्टल लिक्विड रिसीवर। दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल लिक्विड रिसीवर, यानी क्षैतिज जो पट है, लेटा है। ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल लिक्विड रिसीवर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लिक्विड रिसीवर ये माइल्ड स्टील का ही बना होता है। इसमें देखिए कितने वाल्व लगे हुए हैं, कितने पाइपें से जुड़ी हुई हैं, और ये जो ये सब लगा हुआ है सब वाल्व है, जिसको हम ऑपरेट करके इसको बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट पर वो प्रवेश करता है, देखिए फ्रॉम कंडेंसर इनलेट, यानी से यहाँ से इनलेट है, यहाँ रेफ्रिजरेंट आएगा, ये ऊपर साइड में रहता है।
और यहाँ से जो आउटलेट है वो नीचे साइड से पाइप निकला हुआ है, यहाँ से आउटलेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेजरिंग ग्लास लगा हुआ है, ये रिसीवर के अंदर कितना मात्रा में रेफ्रिजरेंट है और लिक्विड कंडीशन में है कितना है, उसके लेवल को ये बताता है। देखिए ये ग्लास होता है, यहाँ भी वाल्व लगा हुआ है, यहाँ भी वाल्व लगा है ताकि इसको बंद कर सकते हैं और यहाँ से लीकेज नहीं होगा। तो जब हमको चेक करना होता है तो ये क्या होता है, यहाँ लेवल मेजरिंग में बताता है कि कितना केजी है इसमें क्या चीज़, रेफ्रिजरेंट एंड गैस है लिक्विड कंडीशन में। और यहाँ पर देखिए एक जो है बाईपास लाइन है, जैसे मान लीजिए कभी किसी कारणवश मेन लाइन ख़राब हो जाता है तो उस समय ये बाईपास लाइन यहाँ से काम करना शुरू कर देता है, मेन लाइन बंद करके बाईपास लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो है एयर पर्जिंग वाल्व है, देखिए एयर पर्जिंग वाल्व, तो एयर पर्जिंग वाल्व इसमें इसलिए लगाया जाता है कि अगर किसी कारणवश इसमें एयर आ गया है तो एयर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है लगा हुआ है क्या चीज़, यहाँ से हम यहाँ पर रेफ्रिजरेंट चार्ज कर सकते हैं, इसी से रेफ्रिजरेंट भी चार्ज कर सकते हैं, इसमें सिलेंडर लगाकर रेफ्रिजरेंट को हम चार्ज कर सकते हैं। ये प्रेशर गेज लगा हुआ, कितना psi प्रेशर है वो बताएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह कैसे कार्य करता है। अब इसके लाभ क्या है, आखिर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो क्या इससे बेनिफिट होगा, इसके बारे में जानते हैं। यानी कि एडवांटेज ऑफ लिक्विड रिसीवर, लिक्विड लाइन में लिक्विड रिसीवर लगाने से क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा नंबर वो ये है कि अगर रेफ्रिजरेंट कम मात्रा में भी हो जाएगा, अगर चल रहा है सिस्टम और रेफ्रिजरेंट कम हो जाएगा तब भी कूलिंग पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि कम भी हो जाएगा तो देखिए इसका आउटलेट है वो नीचे से लिक्विड ही आउट होगा, ठीक है, तो कूलिंग पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अधिक भी हो जाए, अगर रेफ्रिजरेंट अधिक भी हो जाए तो ये अपने अंदर रिसीव कर लेगा और फिर यहाँ से लिक्विड ही आउट होगा, वेपर नहीं आउट होगा। पहला तो ये फ़ायदा हो गया कि अगर रेफ्रिजरेंट कम मात्रा में हो जाए तब भी कूलिंग पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमने बताया कि क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम भी हो जाएगा तब भी ये नीचे रहता है तो यहाँ से लिक्विड ही आउट होगा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर रेफ्रिजरेंट आप आवश्यकता से अधिक चार्ज कर दिए तब भी कोई मशीन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कूलिंग पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अधिक भी हो जाएगा तब वो यहाँ से रेफ्रिजरेंट लिक्विड कंडीशन में ही जाएगा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई रेफ्रिजरेंट के साथ कोई दूसरा गैस आ गया जो नॉन कंडेंसेबल है और आकर यहाँ पर मिल गया, ठीक है, एयर आ गया, तो एयर आ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एयर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमारा पूरा रेफ्रिजरेंट हम निकाल देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए कि 500 केजी 1000 केजी उसमें रेफ्रिजरेंट है तो एयर के चलते उसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रभाव हमारा ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉसेज होगा और एयर पोल्यूशन होगा, वो तो होगा ही। इकोनॉमिकल लॉसेज मैंने फिर हमको उतना केजी रेफ्रिजरेंट लाकर इसमें डालना पड़ेगा, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हम क्या करते हैं, एयर पर्जिंग वाल्व लगा होता है तो इसको एयर पर्जिंग वाल्व के द्वारा हम क्या करते हैं, बाहर कर सकते हैं। अब एयर पर्जिंग वाल्व हमारा काम करेगा कैसे, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसके आउटलेट वाल्व को बंद कर देते हैं, ठीक है। जब आउटलेट वाल्व को बंद कर देंगे, इस पर जो है चट्टी या बोरा लपेट कर उस पर पानी डाल देंगे और फिर कंप्रेसर चला देंगे। जैसे यहाँ से कंप्रेसर चलेगा तो इसके अंदर आकर भरेगा और जब भर जाएगा तो उसके बाद से जब हम क्या करते हैं, इसको चट्टी से लपेटे हुए रहते हैं, उसमें पानी डाले रहते हैं तो कंडेंस होकर यह लिक्विड कर रहेगा, रेफ्रिजरेंट लिक्विड कंडीशन में रहेगा और एयर जो है वो गैसीय कंडीशन में रहेगा, तो वो ऊपर ही रहेगा और नीचे लिक्विड रहेगा। जैसे ही वाल्व खोलेंगे तो जब वाल्व खोलेंगे तो यहाँ से एयर निकलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही एयर निकलना शुरू हो जाएगा और एयर के बाद जो है अब एयर ख़त्म हो जाएगा तो रेफ्रिजरेंट निकलेगा यहाँ से, तो रेफ्रिजरेंट निकलेगा तो फिर हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेंट निकलने लगा तो बंद कर देंगे, इससे पता चल जाएगा कि इसमें से एयर निकल गया है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब आप छोटा सिलेंडर में गैस भरवाते हैं LPG और बड़ा सिलेंडर से हम क्या करते हैं, उलट कर डालते हैं, उल्टा करके डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है, तो जब उसमें एयर आ जाता है तो एयर का प्रेशर आ जाता है तो वह क्या करता है, हटाता है बड़ा वाला सिलेंडर और थोड़ा सा एयर को प्रेशर को रिलीज कर देता है और फिर उलट कर उसमें क्या करता है, लिक्विड LPG इस्तेमाल करता है, डालता है उसके अंदर, तो इसमें भी लिक्विड ही डाला जाता है। तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होगा वो कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में रहेगा और एयर जो है ऊपर रहेगा, तो खोलेंगे तो बाहर निकल जाएगा। तो इतना आपका इकोनॉमिकल लॉसेज नहीं ना हुआ, हमने यहाँ पर क्या किया, यानी एयर को बाहर कर दिया।
एयर बाहर कर दिया तो यहाँ का हो गया रेफ्रिजरेंट जो है हमारा शुद्ध हो गया। दूसरा, अब इसके बाद नेक्स्ट फ़ायदा क्या है कि अगर बाय द वे किसी कारणवश मेन लाइन ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो मेन लाइन ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको बंद करके हम यहाँ से बाईपास लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाईपास लाइन इस्तेमाल करके हम रिफ्रिजरेशन सिस्टम चालू कर सकते हैं और काम कराते रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा, फिर ये रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर हम क्या करते हैं, प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने लीज पर या क्या होता है किराए पर ज़मीन लेकर आपने जो है प्लांट बनाया, उसने कहा नहीं खाली कर दीजिए हमारा, ठीक है, इतने दिन का आपको जो है क्या करते हैं अल्टीमेटली देते हैं, आप खाली कर दीजिए, आपको इतने दिन के अंदर में खाली कर देना है। तो उस कंडीशन में अगर प्लांट के यहाँ से खोलेंगे, देखिए सब फ्लेयर फिटिंग जॉइंट है, नट बोल्ट से कारण कि फ्लेयर फिटिंग के द्वारा ये कसा हुआ है, तो खोलेंगे तो रेफ्रिजरेंट पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर इस पर हम क्या करते हैं, यानी कि बोरा या चट्टी लगा कर उसमें पानी गिराते हैं और पानी गिराकर इसको जो है आउटलेट को बंद कर देंगे। तो जब आउटलेट बंद हो जाएगा तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट इधर जाएगा नहीं, और रेफ्रिजरेंट नहीं जाएगा, और जब कंप्रेसर चला देंगे ये बंद हो गया, इधर जाएगा नहीं रेफ्रिजरेंट, तो ये इधर का रेफ्रिजरेंट पे कंप्रेसर खींच कर इसके अंदर भरेगा, और जब भर जाएगा तो हम इसको का आउटलेट को बंद किए ही हैं, अब इनलेट को बंद कर देंगे। कैसे जानेंगे कि ये हमारा सिस्टम का रेफ्रिजरेंट इसके अंदर ड्रॉ हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब इसके अंदर यहाँ से रेफ्रिजरेंट आएगा तो गर्म रहेगा, और जब गर्म रहेगा तो हम जानेंगे कभी तो ड्रॉ नहीं हुआ है। लेकिन जब ठंडा हो जाएगा यह, तो हम समझ जाएंगे कि यह रेफ्रिजरेंट का हो गया, इसमें ड्रॉ हो गया, तो फिर इनलेट वाल्व को यहाँ से बंद कर देंगे। जब इनलेट वाल्व बंद कर देंगे, यहाँ से इस इनलेट वाल्व को बंद कर देंगे तो यह एक सिलेंडर के रूप में काम करेगा। क्या करेगा, सिलेंडर के रूप में काम करेगा, और इसको यहाँ से जो है खोल देंगे और यहाँ से खोल देंगे, और इसको उठाकर हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं लिक्विड रिसीवर लगाने से। समझ में आया कि रेफ्रिजरेंट अगर कम मात्रा में भी हो गया या अधिक मात्रा में हो गया तब भी रेफ्रिजरेंट पर कूलिंग पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना है तो हमारा बिना रेफ्रिजरेंट बर्बाद हुए भी हम प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एयर में अगर रेफ्रिजरेंट में अगर एयर की मात्रा मिल गया है तो एयर पर्जिंग वाल्व के द्वारा हम एयर को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग हमने बता दिया कि ओपन टाइप के प्लांट में ही इस्तेमाल किया जाता है, और नट बोल्ट फ्लेयर फिटिंग के द्वारा इसको फिट किया जाता है। ठीक है, तो लिक्विड रिसीवर ये हो गया। लिक्विड रिसीवर से एक और फ़ायदा है कि अगर प्लांट में कहीं गड़बड़ी आ जाती है और उसको रिपेयर करना है तो हम क्या करते हैं कि इसके आउटलेट वाल्व को बंद कर देते हैं, और बंद करके पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करके इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। और ड्रॉ करते समय इस पर पानी और चट्टी हमने बताया ना, बोरा लगाकर जो है उसको ठंडा करते ताकि वो कंडेंस होकर लिक्विड में रहे, और बंद कर देंगे तो पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट इसमें आ जाएगा, और प्लांट खोलकर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो रिपेयर कर सकते हैं, जो भी रिपेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना फ़ायदा है इसको लगाने से। इसका काम केवल जो है ये अपने गलतियों को छुपाने के लिए ही किया जाता है, अपने फ़ायदे के लिए किया जाता है, लेकिन वेपर कंप्रेशन सिस्टम 4 फेसों के अंतर्गत कार्य करता है। वो है कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन, एवोपरेशन। जैसे समाज को चलाने के लिए, समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए 4 वर्ण व्यवस्था किया गया है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चारों जो है हर एक इंसान में मौजूद है। ठीक है, अगर ये चारों नहीं रहेगा, चारों में से कोई एक नहीं रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, वो वर्ण व्यवस्था यानी कि सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विकलांग हो जाएगा। जिस तरह से आपके अंदर वो चारों व्यवस्था है और चारों व्यवस्था में से कोई एक व्यवस्था, ठीक है, आपका अलग हो जाए, पैर अलग हो जाए तभी आप विकलांग हो जाएंगे, अगर भुजा अलग हो जाए तभी विकलांग हो जाए, अब माइंड विक्षिप्त हो जाए तो पागले हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो है क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम आपका यानी संगठन और सोसाइटी जो है पूरा क्या हो जाएगा, यानी डिस्टर्ब हो जाएगा, विकलांग हो जाएंगे। इसलिए चारों का ज़रूरी है, चारों मजबूती से रहना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब एक क्या होता है, आधार है एक दूसरे को खड़ा करने के लिए। ठीक है।